जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं हम सीजीआई बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इनके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। इनकी नियुक्ति कैसी होती है, इनका क्या पावर होते हैं इनके पास। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, सीजीआई जो होते हैं वो समानों में प्रथम होते हैं, और इनके बारे में सीजीआई के बारे में जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत कहा गया है कि सीजीआई भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। न्यायिक रूप से उनके वोट जो है अन्य 33 जजों के बराबर होते हैं, लेकिन अगर बात करें प्रशासनिक रूप से तो उनके पास न्यायालय की क्या होती है, चाबी होती है। तो उनके पास दो शक्तियां होती है, एक होती है न्यायिक शक्ति होती है और दूसरी होती है प्रशासनिक शक्ति होती है। जो न्यायिक शक्ति में जो है वो अन्य जजों के समान पावर होता है, लेकिन प्रशासनिक शक्ति में उनके पास सर्वोच्च और अंतिम एक पावर होती है। ठीक है ना। तो यानी बता देते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कुल 34 जज होते हैं। उनमें से 33 जज होते हैं और एक होते हैं सीजीआई, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो सर्वोच्च होते हैं, उनका जो है वो निर्णय अंतिम होता है। अब देखते हैं दोस्तों, सीजीआई बनने की योग्यता, यानी कौन सीजीआई बन सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन सकते हैं। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 में इनके बारे में बताया गया कि सीजीआई कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो उनकी प्रक्रिया में क्या है कि उनका जो है सीजीआई बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। पहली कि हाईकोर्ट जज के रूप में, किसी भी हाईकोर्ट जज के रूप में जो है वो कम से कम 5 साल का उनका अनुभव होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि हाईकोर्ट वकील में, यानी किसी भी हाईकोर्ट में जो है वो वकील के रूप में कम से कम उनका 10 साल का अनुभव होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, उनका राष्ट्रपति की नजर में जो है एक अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। चौथा है कि उनको वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दोस्तों ये कंपलसरी है, भारत का नागरिक ही सीजीआई बन सकता है। आगे देखते हैं। अब देखिए इनके प्रक्रिया क्या होती है, इनको सीजीआई बनने में क्या इनका प्रोसेस होता है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों, इनका नियुक्ति हो जाता है वो कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। कोलेजियम क्या होता है, वो 5 वरिष्ठ जो है जज को कोलेजियम कहा जाता है। ठीक ना। तो देखिए पहला को होता है कि सीजीआई जो है अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है, सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ जज जो है मिलकर उनको उस प्रस्ताव पर सहमति जताते हैं। अगर उनमें से 5 जज में से अगर 2 जज इनको मना कर दे ना, तो प्रस्ताव जो है वो रद्द हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, वो चला जाता है कहाँ, कानून मंत्री के पास चला जाता है। इस सिफारिश से प्राप्त करके प्रधानमंत्री को, ये कानून मंत्री कहाँ भेजते, प्रधानमंत्री भेजते हैं। फिर प्रधानमंत्री कहाँ भेजते, तो राष्ट्रपति को भेजते हैं। उसके बाद फिर राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं और नियुक्ति पर मुहर लगा देते हैं। ये कुल 5 स्टेप में जो है वो सीजीआई की नियुक्ति की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वरिष्ठता का सिद्धांत। सीजीआई की नियुक्ति उनकी उम्र के आधार पर नहीं होती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति की तारीख यानी कार्यकाल के आधार पर होती है दोस्तों। ठीक ना, उनका उम्र को नहीं देखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति की तारीख जो है वो किसके आधार पर होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो है कार्यकाल के आधार पर होती है। ठीक ना, उनकी उम्र के आधार पर नहीं की जाती है। अब देखिए इनके सेवानिवृत्ति यानी इनको रिटायरमेंट की एज होती है और 65 वर्ष की आयु तक ही वो रह सकते हैं। परंपरा जो 1950 से यह नियम लागू है, केवल 1973 और 1977 के अपवादों को छोड़कर ये रूल लागू है दोस्तों। अब शक्ति के विभाजन कैसे होता है इसमें, तो देखिए न्यायिक भूमिका होती है, एक होती है प्रशासनिक भूमिका। तो सीजीआई की न्यायिक भूमिका क्या रोल होता है, वो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करना होता है। तो प्लस दूसरा की संविधान पीठ का नेतृत्व करना होता है। तीसरा राज्य और केंद्र के बीच विवाद को निपटारा करना होता है। और प्रशासनिक भूमिका में क्या आ जाता है सीजीआई की पावर में, तो रोस्टर के मास्टर के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, सीजीआई के हाथ में होता है। तीसरा है अन्य जरूरत के मामलों का भी आवंटन, ये सीजीआई के ही हाथ में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आएगा देखिए रोस्टर के मास्टर क्या होता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जज कौन सा मामला सुनेगा, यह तय करने का एकमात्र अधिकार जो है सीजीआई के पास होता है। कौन सा जज जो है वो किस मामला को सुनेगा, ये किसके पास अधिकार होता है, तो सीजीआई के पास होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है दोस्तों। यानी कोई भी जज खुद मामले को नहीं चुन सकता है, ये किसका अधिकार होता है, सीजीआई का होता है दोस्तों। यानी संविधान पीठ का, यानी गंभीर कानूनी मामलों को सलाह देने के लिए जो है संविधान पीठ का गठन करते सीजीआई। दूसरा पीआई यानी जनहित याचिका आवंटन करते हैं, सीजीआई करते हैं। और तीसरा करते हैं अगर विशेष पीठ का आयोजन करना हो तो सुनवाई के लिए किसी मामला को, तो उसके लिए भी सीजीआई ही करते हैं। अब देखिए रोस्टर प्रणाली का लाभ और विवाद क्या है दोस्तों। लाभ क्या है दोस्तों इसके,
इसमें जो है कुशलता यानी मामलों के तेजी से निपटारा और न्यायिक समय की बचत होती है। दूसरा क्या होती है विशेषता कि जटिल मामलों को अनुभवी जजों को सौंपने की सुविधा होती है। तीसरा अनुशासन, कोर्ट के कामकाज में टकराव को रोका जाता है। इसमें चिंताएं क्या होती है इसमें कि पारदर्शिता की कमी होती है, पारदर्शिता की कमी होती है। मामले सौंपने के कारण जो है अक्सर स्पष्ट नहीं होते कि वो किस जज को दिए हैं, ठीक है ना। पक्षपात का डर होता है इसमें कि संवेदनशील मामले जो है मेरे मनपसंद बेंच चुनने का आरोप लगाया जाता है। तीसरा होता है अत्यधिक शक्ति, यानी एक ही व्यक्ति के पास बहुत अधिक प्रशासनिक नियंत्रण होना भी एक खतरा माना जाए, चिंता माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जवाबदेही का बाधा दौड़ देख महाभियोग, अब देखिए इन पर महाभियोग भी लगाया जाता है। देखिए महाभियोग के बारे में हमारे आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में बताया गया कि अगर सीजीआई पे भी महाभियोग लगाया जा सकता, किस तरह से लगाया जा सकता तो वो देखते हैं दोस्तों। कदाचार या फिर अक्षमता पाया जाता तो उस परिस्थिति में महाभियोग लगा। महाभियोग मतलब होता है कि सीजीआई को हटाना होता है, ठीक है ना, उसको उनके पद से। तो पहला प्रोसेस होता है कि संसद को नोटिस भेजा जाता है। लोकसभा के 100 या फिर राज्यसभा 50 सांसदों को हस्ताक्षर करके यहाँ सहमति जताकर जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ाने के बाद उसको जांच समिति बैठाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायवादी जो द्वारा जो है इन पर जो जांच कराया जाता है। तीसरा होता है विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से इसको पेश करना होता है। 2/3 बहुमत यानी इसको पेश करना होता है। उसके बाद पेश करने के बाद उसको मतदान किया जाता है। तीसरा अंतिम क्या होता है, राष्ट्रपति को जब मुहर लग जाता है, आदेश जब पारित हो जाता है तो सीजीआई को हटा दिया जाता है। इस ये प्रक्रिया है दोस्तों, महाभियोग का प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते दोस्तों। अब देखिए कि महाभियोग तो इतना दुर्लभ क्यों, महाभियोग लगाना इतना कठिन क्यों हो जाता है। देखिए दोस्तों कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें दोहरी जटिलता होती है, मतलब कि यह एक राजनीतिक और न्यायिक दोनों तरह की प्रक्रिया होती है जिससे पूरा करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। दूसरा होता है स्वतंत्रता की रक्षा होता है। यह जटिलता यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सरकार जजों को आसानी से न हटा सके, यानी उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। आज तक जो है भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर जो है महाभियोग के द्वारा किसी को भी आज तक नहीं हटाया गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। सीजीआई के पास जो सीजीआई के कितने वेतन मिलते, क्या भर्ती मिलती, क्या सुविधाएं मिलती है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए उनका वेतन जो होता है उनको दिया जाता 2,80,000 प्रति महीना के दिया जाता है दोस्तों। कर कटौती के बाद जो लगभग 2.5 लाख रुपया, यानी टैक्स कटने के बाद लगभग 2.5 लाख रुपया इनका मंथली इनकम होता है। दूसरा होता है आवास और सुरक्षा, उनको घर दिया जाता है, बंगला दिया जाता है, सुरक्षा दिया जाता है। इनको जो आवास दिया जाता है कृष्ण मंदिर मार्ग नई दिल्ली में निःशुल्क आवास दिया जाता है। 24 घंटे वीआईपी सुरक्षा दी जाती है और इनको भत्ते मिलती है। भत्ते की सरकार भत्ता जो है 45,000 प्रति माह के रूप में दिया जाता है। फिर मुफ्त यात्रा होती है, आजीवन यानी चिकित्सा सुविधाएं मिलती है इनको। पेंशन दिया जाता है, यानी रिटायरमेंट के बाद जो है 16,80,000 प्रति वर्ष प्लस महंगाई भत्ता के साथ इनको पेंशन भी दिया जाता है। अब देखते हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है। तो वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में है वो जस्टिस सूर्यकांत है। इनका कार्यकाल जो है 24 नवंबर 2025 से लेकर 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा, लगभग 15 महीने तक रहेगा। इनकी पृष्ठभूमि क्या है कि पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट से शुरुआत इन्होंने की और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। विशेषता क्या इनके बारे में कि ये 291 से अधिक फैसले, इसमें धारा 370 के और चुनाव पर सुधार जैसे महत्वपूर्ण मामले भी शामिल है। अब आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए 2033 का सफर देखते हैं दोस्तों। अभी कौन है 2025 से लेकर 2027 तक कौन रहेंगे, सूर्यकांत रहेंगे, जैसे सूर्यकांत जी रहेंगे। और 2027 में रहेंगे विक्रमनाथ रहेंगे। फिर 2027 में आएंगे वीवी नागरत्ना आएंगे। फिर 2027 से 2028 तक आएंगे पीएस नरसिम्हा आएंगे। उसके बाद 2028 से 2030 तक आएंगे जेबी पारदीवाला आएंगे। उसके बाद 2030 से लेकर 2031 तक आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे वो केवी विश्वनाथन आएंगे। फिर 2031 में किसको किया जाएगा, तो जॉय माल्या बागची को किया जाएगा। और 2031 से लेकर 2033 तक जो है वो विपुल पंचौली सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। अब इसमें देखिए क्या है कि एक ऐतिहासिक कदम क्या लिया गया है कि जस्टिस वी नागरत्ना, जो कि ये 75 वर्षों के इतिहास में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे दोस्तों। कौन बनेंगे, तो जस्टिस वी नागरत्ना बनेगी, अक्टूबर 2027 में बनेगी। उनका कार्यकाल इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल होगा, केवल 36 दिन का होगा, केवल 36 दिन का रहने वाला है दोस्तों।
और नोटबंदी मामले में एकमात्र असहमति फैसला देने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन? जस्टिस जस्टिस बीबी नागरत्न दोस्तों। तो आशा करें दोस्तों आप लोग सीजीआई के बारे में समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे कि इनका जो है जस्टिस जो है वो आज देख लेते हैं इनके क्या है। जस्टिस सूर्यकांत का विजन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सूर्यकांत का विजन क्या है? इनका विजन है दोस्तों कि एआई तकनीक को इस्तेमाल करना है। दूसरा है कि रिक्तियों की पूर्ति करना है। और तीसरा विजन है दोस्तों कि 700 प्लस जिले में मदरसा केंद्र और वार्ड अदालतों को विस्तार किया जाएगा दोस्तों। तो ये इनका जस्टिस किनका विजन, जस्टिस सूर्यकांत का विजन है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग सीजीआई के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।